दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का आज हमारा 24वां एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड को समझा था और हमने पाया कि अगर कोई स्टैटिक चार्ज है, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ऑलवेज कंजर्वेटिव होती है। मतलब उस फील्ड का जो कर्ल आएगा वो ऑलवेज जीरो आएगा। या आप दूसरी भाषा में ये कह सकते हो कि अगर मैं उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर किसी लूप में मूव करूं, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करूं, घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ जाऊं और उस फील्ड का लाइन इंटीग्रल अगर मैं कैलकुलेट करूं तो दैट लाइन इंटीग्रल विल ऑलवेज बी जीरो, क्योंकि मैं जहां से शुरू कर रहा हूं वहीं पे लैंड कर रहा हूं। इसी को दूसरी भाषा में आप ये कह सकते हो कि अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर कोई भी दो पॉइंट ले लूं, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट, और ए और बी के बीच अगर मैं मूव करूं किसी भी रैंडम पाथ से, तो आपका जो लाइन इंटीग्रल होगा, दैट लाइन इंटीग्रल विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ दैट पाथ यू हैव टेकन। कोई रैंडम दूसरा पाथ भी लोगे ना आप, दूसरा ए और बी के बीच में दूसरा पाथ भी अगर आप लोगे तो भी आपका जो लाइन इंटीग्रल का आंसर आएगा वो सेम आएगा। लाइन इंटीग्रल कंजर्वेटिव फील्ड में इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। तो अगर कोई रैंडम पाथ दे रखा है आपको ए और बी के बीच में और आपसे कोई लाइन इंटीग्रल पूछा है, तो आप बेहतर ये है कि आप उसको रिप्लेस कर लो, उस पाथ को किसी सिंपल पाथ से जिस पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो ई डॉट डीएल की। उससे आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है, और आप वहां से ई डॉट डीएल इजीली निकाल पाओगे, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है और ए से बी के बीच आपको लाइन इंटीग्रल निकालना है तो आपको पाथ दिया होना चाहिए, उस पाथ पे आपको आंसर निकालना होगा, तो उसी पाथ पे ही रहना है। फिर आपको कोई दूसरा पाथ कर लिया तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आज का जो एपिसोड है इसमें हम शुरुआत एक क्वेश्चन से करेंगे, सो दैट आपका पिछला पार्ट रिवाइज हो जाए, और उसके बाद हम मूव करेंगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। तो चलिए एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको एक वेक्टर फील्ड दे रखी है। अब ये वेक्टर फील्ड जरूर नहीं है कोई स्टैटिक चार्ज की वजह से ही हो, कोई भी रैंडम फील्ड हो सकती है, और ये आपको दे रखी है 3y माइनस k1z i कैप प्लस k2x माइनस 2z j कैप प्लस माइनस k3y माइनस k3y प्लस z k कैप। ये कोई वेक्टर फील्ड दे रखी है। आपको बताना है k1, k2 एंड k3 की वैल्यू सच दैट फाइंड k1, k2, k3 सच दैट f डॉट dl फ्रॉम a टू b, कोई भी पॉइंट a से b के बीच अगर आप जा रहे हो, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। आपको बताना है k1, k2, k3 की वैल्यू मैं क्या लूं कि जो लाइन इंटीग्रल है a से b के बीच का वो पाथ के इंडिपेंडेंट आ जाए। इसका मतलब सीधा सीधा ये कहना चाहता है कि f जो है वो कंजर्वेटिव हो, सच दैट f फील्ड मेरी कैसे आ जाए, कंजर्वेटिव आ जाए। या आप ये भी कह सकते हो सच दैट क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ f डॉट dl क्या आ जाए, जीरो आ जाए। सेम क्वेश्चन को आप इस तरह से भी बना सकते थे। अच्छा, सच दैट कर्ल ऑफ f इज जीरो, आप इस तरह से भी कह सकते हो, ठीक है। और कर्ल ऑफ f, अगर किसी भी फील्ड का कर्ल जीरो आ जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उस फील्ड को हम बोलते हैं इररोटेशनल फील्ड। उसका एक नाम दे देते हैं हम लोग, इररोटेशनल फील्ड, सच दैट f इज इररोटेशनल। तो कई सारी तरह से ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इररोटेशनल, कई तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। देखो सेम क्वेश्चन है, एक केस में क्या दिया हुआ है कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, या ये दे सकता है कि क्लोज लाइन इंटीग्रल जो है वो जीरो आ जाए, या फिर कर्ल जीरो आ जाए, या फिर ये बोल दे कि भाई f मेरी इररोटेशनल आ जाए। तीनों का, चारों का, सबका एक ही मतलब है, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली क्या है कि f मेरी कंजर्वेटिव है भाई, उससे जो लाइन इंटीग्रल आएगा वो इंडिपेंडेंट आएगा, किसी भी दो पॉइंट के बीच में पाथ के इंडिपेंडेंट आएगा। दूसरा, क्लोज लाइन इंटीग्रल करोगे तो जीरो आएगा। तीसरा, उसका कर्ल जीरो होगा।
और एक और चीज बह सकते हो कि एफ मेरी क्या हो, इररोटेशनल हो। सबका एक ही मीनिंग है। तो अब कैसे करें इसको? अब जानते हैं, हम जानते हैं कि पाथ इंडिपेंडेंट अगर आंसर आ रहा है तो इसका मतलब कंजर्वेटिव फील्ड है, इसका कर्ल 0 होना चाहिए। तो कर्ल निकाल लेते सीधे सीधे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में H1 H2 H3 अपने को पता है, तो सीधा सीधा मैं इसका कर्ल निकाल देता हूं। तो यहां पे बनेगा H1 x कैप, H2 y कैप, H3 z कैप, डेल बाई डेल x, डेल बाई डेल y, डेल बाई डेल z, एंड यहां पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3y माइनस k1z, और यहां पे है k2x माइनस 2z माइनस 2z, एंड यहां पे माइनस k3y प्लस z। ठीक है, ये दे रखा है आपको। तो मुझे इसका डिटर्मिनेंट लेना है भाई, ठीक है, मतलब इसको सोल्व करना है, और इसका जो ये आंसर आना चाहिए 0 आना चाहिए। ये कर्ल हमने निकाल दिया ना। तो जरा देखिए भाई, एक्स कैप का जो कंपोनेंट आएगा वो क्या बनेगा, वो जरा निकाल लेते हैं। तो इसको y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लो भाई, माइनस k3, ये आ गया, माइनस इसको z के रेस्पेक्ट में ले लो तो प्लस 2 आ जाएगा, माइनस y कैप। अब y कैप में देखिए, इसको x के रेस्पेक्ट में लोगे डेरिवेटिव 0 आएगा, और इसको z के रेस्पेक्ट में लोगे तो प्लस k1 आ जाएगा, प्लस z कैप। अब बताइए, इसको x के रेस्पेक्ट में लो k2, माइनस इसको y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे तो 3। ये बनेगा भाई, मैंने इसका ये सोल्व कर लिया है, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब ये 0 होने के लिए इंडिविजुअल कंपोनेंट 0 होने चाहिए। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट को 0 करोगे तो k3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, k1 की वैल्यू मेरी 0 आ जाएगी, एंड k2 की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी। सिंपल। इस तरह से आप ये वैल्यूज निकाल सकते हो। तो अगर k1 k2 k3 मेरे पास ये होता, तो ये मेरे पास जो फील्ड होती, ये आपकी कंजर्वेटिव फील्ड होती। अब इसी का एक और एक्सटेंशन मैं ले सकता हूं, जरा देखिए कैसे। तो k1 k2 k3 आ गया। अब आपसे पूछा है, आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है, इसका नेक्स्ट पार्ट जरा देख लीजिएगा। ये है मेरा i कैप, ये है मेरा j कैप, एंड ये है मेरा k कैप। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मैं ऐसे चल रहा हूं, पहले इधर आया, फिर मैं इधर आया, ठीक है, ये पॉइंट मेरा A है और ये पॉइंट मेरा B है, ठीक है, ये पॉइंट है मेरा 1,1,0 और ये पॉइंट है 1,1,1। आपको इसकी वैल्यू भी बतानी है। पाथ के इंडिपेंडेंट है, ये दे दिया। दूसरा फिर आपसे पूछा है बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो पाथ के इंडिपेंडेंट होने के लिए k1 k2 k3 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब अगला सवाल है, आपको बताना है लाइन इंटीग्रल क्या होगा A से B के बीच में। आप ऐसे चल रहे हो, आपको इसका लाइन इंटीग्रल बताना है इस वेक्टर फील्ड का। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? बड़ा आसान है। आपको पाथ दे रखा है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और k1 k2 k3 हमारे पास आ ही गया है, तो f.dl निकाल लो पहले, और फिर अलग अलग पाथ पे सोल्व कर लो भाई, फिर टोटल सम कर दो, क्योंकि क्लोज इंटीग्रल तो है नहीं। अगर क्लोज लाइन इंटीग्रल होता तो 0 होता, ठीक है। ओपन लाइन इंटीग्रल है तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे, या फिर कोई और पाथ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है ये पाथ हो। कंजर्वेटिव फील्ड है ना, तो कंजर्वेटिव फील्ड में जरूरी नहीं है भाई आपको ऐसे ही चलना है। आप पहले x की तरफ चल लो, फिर y की तरफ, फिर z की तरफ, ऐसे ब्रेक कर लो, या फिर आप सीधा सीधा इसी पाथ पे जो दे रखा है उसी पे सोल्व कर लो, क्योंकि सोल्व करना आसान ही है। इसको आप पाथ 1 बोल दो और इसको आप पाथ 2 बोल दो। तो चलिए पहले हम निकालते हैं f.dl। तो f.dl की वैल्यू क्या होगी, पहले ये जरा देख लीजिए। f.dl जो भी मेरे पास ये वेक्टर फील्ड है, इसका f.dl कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में dl हमें पता है dx i कैप, dy z कैप और dz कैप। तो अगर मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 3y माइनस k1z, और k1 की वैल्यू है मेरे पास 0, तो सीधा सीधा 3y i कैप प्लस k2x माइनस 2z, k2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3x माइनस 2z j कैप प्लस नहीं, यहां पे माइनस है भाई, माइनस k3 की जगह पे 2 कर दो, तो 2y प्लस z k कैप। ये तो मेरे पास f हो गया डॉट dl की जगह पे क्या करोगे बताओ जरा। dl की जगह पे dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, आप इस तरह से लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूं इसका तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3y dx प्लस 3x माइनस 2z dy माइनस 2y प्लस z dz, ये बन जाएगा दोस्तों। ये मेरे पास f.dl की वैल्यू आ गई है। अब मुझे करना है लाइन इंटीग्रल।
तो सबसे पहले पाथ 1 पे देखते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई पाथ 1। तो पाथ 1 पे अगर आप देखोगे यहां से यहां तक, तो x बदल रहा है, y बदल रहा है, z नहीं बदल रहा। यहां पे देखो ये ओरिजिन है ना 0 0 0, तो z का देखो आप ध्यान से, ये भी 0 है, यहां पे भी 0 है, z नहीं बदल रहा, x y प्लेन में मूव कर रहे हो, x एंड y बदल रहा है। और इस पाथ की अगर आप इक्वेशन देखोगे तो y इज इक्वल टू x, ये पाथ की इक्वेशन है। क्योंकि इस पे z नहीं बदल रहा तो ये वाला कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा f डॉट dl में, क्योंकि इंटीग्रेट करना है ना अब आपको f डॉट dl में, लिमिट भी तो पुट करनी है ना। तो ये तो खैर 0 हो जाएगा क्योंकि z बदल ही नहीं रहा, केवल x बदल रहा है एंड y बदल रहा है, तो केवल ये दो कंपोनेंट आएंगे। तो ये आएगा 3y dx, इसमें x की लिमिट आ जाएगी, प्लस 3x माइनस 2z dy, यहां पे y की लिमिट आ जाएगी। तो x कहां से कहां तक बदल रहा है, 0 से लेके 1 तक, और y भी 0 से लेके 1 तक। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, इसको सोल्व कैसे करें। ये तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो y क्या होगा फिर। अगर आप ध्यान से देखें y कांस्टेंट नहीं है, आप बाहर नहीं ले सकते हो इसको इंटीग्रेशन से, तो y को फिर x की टर्म में लिखो फिर। और वो कैसे लिखोगे, पाथ की इक्वेशन देखो ना क्या है, किस पाथ, जिस पाथ पे आप चल रहे हो वहां पे देखो y कैसे बदल रहा है। तो y इज इक्वल टू x है ना, तो यहां पे y की जगह x पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 3x dx, और x मेरा 0 से लेके 1 तक, प्लस अब यहां पे देखो ये चीज, यहां पे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो x कांस्टेंट नहीं है, आप इसको बाहर नहीं ले सकते हो, x की वैल्यू वेरी कर रही है जब आप इस पाथ पे आ रहे हो तो, और x क्या है, y के बराबर ही, तो इसको y की टर्म में लिख लो y, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में है ना यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो हर एक चीज को y की टर्म्स में चेंज करो। दूसरी बात, इस पाथ पे z की वैल्यू कांस्टेंट है, z की वैल्यू 0 है, तो इसको तो आप हटा ही दो, ठीक है, ये तो आपका 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ जरा, इंटीग्रेशन 3x की जगह पे क्या पुट कर दो, y dy 0 से लेके 1 तक। तो आप फाइनल जो आंसर आएगा, यहां से देखो 3 तो मेरे पास कॉमन आ गया, x स्क्वायर बाई 2, 1/2 यहां से आ गया, 1/2 यहां से आ गया, 1 आ गया, तो इसका मतलब 3 आंसर आ गया मेरे पास। यहां से लेके यहां तक का जो लाइन इंटीग्रल है वो मेरे पास 3 आ गया। अच्छा, ये k1 k2 k3 वो एक बार चेक कर लेना भाई, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो मुझसे, बाकी तो ठीक है, क्योंकि कई बार मैं जो है वो मिस्टेक कर देता हूं, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो वो चेक कर लेना, बाकी सब कुछ सही है। तो कुल मिला के हमने पाथ 1 पे f डॉट dl निकाल लिया। अब आइए पाथ नंबर 2 पे, पाथ 2 पे। अब अगर आप पाथ 2 को देखें तो पाथ 2 मेरा यहां से यहां तक है, और इस पाथ को केवल z बदल रहा है इस पाथ पे, तो केवल ये वाला कंपोनेंट आएगा भाई, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, माइनस मेरे पास बाहर आ गया 2y प्लस z dz, और z की वैल्यू यहां पे 0 है और यहां पे 1 है, तो 0 से लेके 1 तक चेंज करोगे। तो z के रेस्पेक्ट में करना है तो पूरी z में ही होना चाहिए ना यार। अब जरा देखो y क्या है, इस लाइन के ऊपर अगर y की वैल्यू देखो, y कांस्टेंट है 1 पे, तो y को 1 पुट कर दो भाई, तो ये बन जाएगा 2 प्लस z dz, और माइनस बाहर है 0 से लेके 1 के बीच। तो अगर आप इसको लिखोगे तो माइनस तो मेरा बाहर ही रहेगा, 2 को इंटीग्रेट करोगे तो 2z आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 2 ही आ जाएगा, प्लस बताइए z की जगह पे z स्क्वायर बाई 2 करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 2.5 माइनस 2.5 ये आ गया। 3 पहले था यहां से यहां तक, और माइनस 2.5 यहां से यहां तक है, तो पूरा a से b अगर आप लिखोगे आंसर, तो वो आंसर क्या बनेगा बताओ, वो आंसर बनेगा 3 प्लस ऑफ माइनस 2.5, दोनों को जोड़ दो ना यार, तो नेट आंसर आ जाएगा हाफ, ये आंसर आएगा। एंड दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड आई होप आपको ये समझ आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहां तक देखा कि कैसे हम कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में लाइन इंटीग्रल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होती तो फिर पाथ बड़ा रोल प्ले करता, फिर आप कोई भी रैंडम पाथ नहीं ले सकते हो ए से बी पहुंचने का, ठीक है, जो पाथ आपको गिवन होगा फिर आपको उसी पे चलना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं वर्क डन की, वर्क डन बाय मी और वर्क डन बाय यू, ठीक है। तो जरा देखिए, मैं एक कदम और आगे चल रहा हूं, अब मैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव के कंसेप्ट को समझ चुका हूं, अब हम कुछ नया सीखते हैं। जरा देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है Q, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप हो जाएंगी मीडियम में, जो कि रेडियली आउटवर्ड होंगी भाई, आप सब लोग जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी रेडियली आउटवर्ड आएंगी, ठीक है। अब सोचिए यहां पे एक बंदा है और उसने अपने पॉकेट में कोई Q चार्ज रख लिया है, पॉजिटिव चार्ज Q, और वो बंदा इस चार्ज की तरफ मूव कर रहा है,
या मैं अपने आप को रख लेता हूं कि मेरे पॉकेट में एक चार्ज है Q, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज, और ये फिक्स्ड चार्ज है, ये मूवेबल है, मेरी पॉकेट में रखा हुआ है। मैं इसको अपनी पॉकेट में रख के इधर की तरफ मूव कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली मुझे जोर लगाना पड़ेगा इस तरफ आने के लिए। क्यों भाई? क्योंकि रिपेल कर रहा है ना, ये इसको रिपेल कर रहा है, तो मुझे जोर लगाना पड़ेगा, तो मुझे मेरा एक तरह से मुझे वर्क करना पड़ेगा, आप ये समझिए। तो एक तरह से अगर मैं ये बोलूं कि वर्क डन बाय मी कितना होगा, इसकी जगह मैं आपको भी ले सकता था, तो उस केस में मैं लिखता वर्क डन बाय यू, वो एक ही बात होती, ठीक है। तो वर्क डन बाय यू और वर्क डन बाय मी, अगर मैं ये देखना चाहूं कि कितना होगा वर्क डन, तो ये होगा कितना पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव हो गया, क्योंकि यहां पे कंजर्वेटिव फील्ड है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मेरी कंजर्वेटिव होती है, और कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से जो आपका पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आएगा, उसको हम, जो एनर्जी में बदलाव आएगा उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। पोटेंशियल एनर्जी कब वर्ड में आती है बताओ? जब आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हो, कंजर्वेटिव फील्ड काम कर रही हो, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा, ठीक है। QE, ई की वजह से फोर्स लगेगा ना भाई, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस यहां पे लग रहे हैं, तो उनकी वजह से जो एनर्जी में बदलाव आएगा उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का बदलाव बोलेंगे। तो आप ये कह सकते हो वर्क डन बाय मी विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कैसे हम कैलकुलेट करें भाई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें, उसको भी जरा देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मैं कब वर्क करूंगा, उसकी क्या कंडीशन है, मेरे द्वारा वर्क करने की कंडीशन क्या है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, इफ देयर इज ए मोशन अगेंस्ट द अप्लाइड फील्ड, अगर मोशन है अगेंस्ट द अप्लाइड फील्ड, इसका मतलब मैं वर्क कर रहा हूं। वर्क डन बाय मी विल बी पॉजिटिव इफ देयर इज ए मोशन, if there is motion against the applied field, अगर ऑब्जेक्ट का मोशन है और वो फील्ड जो अप्लाइड फील्ड है उसके अगेंस्ट है, तो इसका मतलब मैं वर्क कर रहा हूं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सोचिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है कोई, और यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड काम कर रही है, ठीक है। अब सुनिए, मैं इसको मूव नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे इसको होल्ड करके रखा हुआ हूं, तो क्या मैं कोई वर्क कर रहा हूं ना? क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि एक चीज गायब है, यहां पे मोशन गायब है। दो तीन चीजों को अंडरलाइन कीजिए, एक मोशन को और अगेंस्ट द अप्लाइड फील्ड को। तो अगर मैं इसको अपने हाथ पे रख के यहां पे होल्ड कर लूंगा, तो इसका मतलब यहां से मोशन गायब है, इसमें कोई मोशन नहीं है, तो इसका मतलब मैं कोई वर्क नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मोशन ही नहीं है ऑब्जेक्ट का। दूसरी बात, अब जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई अगेंस्ट द अप्लाइड फील्ड मुझे मोशन करना है, तो फील्ड मेरी नीचे की तरफ है, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैं उसके अगेंस्ट इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, तो इसका मतलब मोशन तो आ गया, और अगेंस्ट द फील्ड मोशन आ गया। अगर मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं, तो इसका मतलब देखो मोशन भी आ गया है और अगेंस्ट द फील्ड भी आ गया है, इसका मतलब अब मैं यहां पे पॉजिटिव वर्क कर रहा हूं। अब जो वर्क डन बाय मी होगा वो पॉजिटिव होगा। अच्छा, एक और सिचुएशन देखिए, अगर मैं यहां पे इसको रख रहा हूं और मैं ऐसे कर ले जा रहा हूं, इसको हॉरिजॉन्टल ऐसे लेके जा रहा हूं, तो अगेन वर्क डन बाय मी इज 0। क्यों? क्योंकि इस बार मोशन तो है, बट अगेंस्ट द अप्लाइड फील्ड मोशन नहीं है। अप्लाइड फील्ड मेरी नीचे की तरफ है, उनके अगेंस्ट मोशन नहीं है, बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर चल रहा हूं मैं, तो अगेन वर्क डन बाय मी क्या हो जाएगा? 0। तो वर्क डन बाय मी विल बी पॉजिटिव, देयर इज ए मोशन अगेंस्ट द अप्लाइड फील्ड। अब जैसे कि यहां पे देखो, इस केस में मैंने अपने पॉकेट में चार्ज रखा हुआ है, तो फील्ड क्या कर रही है, इसकी जो फील्ड आएगी ये मुझे अवे ले जाने की कोशिश करेगी, मुझे फोर्स अवे देगी। तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं फील्ड के अगेंस्ट आ रहा हूं, मैं फील्ड के अगेंस्ट चल रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब वर्क डन बाय मी विल बी पॉजिटिव, मेरा वर्क डन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी मेरी पॉजिटिव होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव होगी। इसका मतलब इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी फाइनल माइनस इनिशियल, वो पॉजिटिव होगी। इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बड़ी हो जाएगी इनिशियल से, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसका मतलब बढ़ जाएगी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है, आप ये कह सकते हो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर वर्क डन बाय मी इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बड़ी हो जाएगी इनिशियल से। और वर्क डन बाय मी पॉजिटिव कब आएगा? व्हेन देयर इज ए मोशन अगेंस्ट द अप्लाइड फील्ड। अगर मोशन है ऑब्जेक्ट का अगेंस्ट द अप्लाइड फील्ड,
तो समझ लो वर्क डन बाय मी इज पॉजिटिव, इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव, फाइनल बड़ी होगी इनिशियल से, इसका मतलब इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? जितना मैंने वर्क किया है, जितना मेरा जोर लगा है, जितना मैंने काम किया है, उसका मतलब मेरी एनर्जी उतनी कम होगी ना, तो वो एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हो जाएगा। पॉइंट को समझिए, लॉजिक समझिए, और ये याद रखिए कि वर्क डन बाय मी पॉजिटिव कब होगा? व्हेन देयर इज अ मोशन अगेंस्ट द अप्लाइड फील्ड, तो मेरा वर्क डन पॉजिटिव होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मेरी पॉजिटिव आएगी। सही बात है। अब एक और चीज है, वर्क डन बाय मी जो होगा उसको आप लिख सकते हो, इट इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड। ठीक है, वर्क डन बाय मी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो वर्क डन बाय मी, आप इसको यहां पे कह सकते हो, वर्क डन बाय मी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड। आप बोलोगे सर नेगेटिव क्यों? क्योंकि आप देखो ना, वर्क डन, मेरे द्वारा जो वर्क डन है वो पॉजिटिव कब होगा? जब मैं फील्ड के अगेंस्ट जा रहा हूंगा। इसका मतलब फील्ड जिधर वर्क कर रही है उसकी उल्टी डायरेक्शन में अगर मैं चल रहा हूंगा, फील्ड का वर्क डन जिधर पॉजिटिव है उसका अगर उल्टी डायरेक्शन में मैं चल रहा हूंगा, अगेंस्ट द फील्ड चल रहा हूंगा, तो मेरा वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब वर्क डन बाय फील्ड जो होगा वो जिधर मैं चल रहा हूं, फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट चल रहा हूं ना मैं। पॉइंट को समझिए भाई, मेरा वर्क डन पॉजिटिव कब है? जब जिधर मुझे फील्ड लेके जाना चाह रही है उसके अगेंस्ट अगर मैं जाऊंगा तो तब मेरा वर्क डन पॉजिटिव होगा। और फील्ड का वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जिधर फील्ड लेके जाना चाह रही है अगर उधर ही आप जा रहा है, उधर ही कोई चार्ज जा रहा है, इसका मतलब फील्ड का वर्क डन उस टाइम पॉजिटिव होगा, क्योंकि फील्ड का फोर्स भी इधर ही है और चार्ज भी इधर अगर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? वर्क डन बाय फील्ड पॉजिटिव होगा। बट मेरा वर्क डन पॉजिटिव नहीं होगा तब। मेरा वर्क डन पॉजिटिव तब होगा जब फील्ड जिधर फील्ड का वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, अगर मैं उसके अगेंस्ट जाऊं तो, अगेंस्ट द अप्लाइड फील्ड अगर मैं चलूं तो आप ये कह सकते हो वर्क डन बाय मी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय फील्ड। अब आप मुझे बताइए, इस चार्ज पे फील्ड कितना वर्क करेगी? इस चार्ज पे फील्ड कितना वर्क करेगी? तो अब जरा देखिए, वर्क डन बाय फील्ड निकाल लेते हैं सबसे पहले। वर्क डन बाय फील्ड, फील्ड यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ऑब्वियसली। तो आप बताओ, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए यहां पे कोई चार्ज है Q, ठीक है। तो अगर मैं कोई फील्ड की बात करूं यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी रेडियली आउटवर्ड आएगी भाई इस पॉइंट पे, ठीक है। इस तरफ मेरी फील्ड आएगी E क्या होता है? E मेरा फोर्स ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होती है वो फोर्स ही होती है, बट वो फोर्स किस पे होता है? 1 कूलम चार्ज पे। तो 1 कूलम चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो E लग रहा है, तो Q कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा? Q इंटू E। ये तो मेरे पास क्या हो गया? फोर्स F डॉट dl कर दो। ये क्या होगा? ये मेरा वर्क डन बाय फील्ड हो गया। ये वर्क डन बाय फील्ड हो गया, सिंपल। तो इसका अगर मैं नेगेटिव ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? तो वर्क डन बाय फील्ड हो जाएगा Q E डॉट dl। F डॉट dl होता है ना भाई, तो ये मेरे पास वर्क डन बाय फील्ड हो जाएगा। अगर मैं इसका नेगेटिव ले लूंगा तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय मी, और यू कैन से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका नेगेटिव ले लूंगा तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय मी, और यू कैन से इट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आपको समझ आया कि किस तरह से हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे यहां पे, ठीक है। Q E डॉट dl। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस Q को बाहर ले लूं तो ये लाइन इंटीग्रल रह गया। तो अब इसको अगर मैं रब कर दूं और इसको एक सिंपल भाषा में लिखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस Q E डॉट dl। और यहां पे Q की पोलैरिटी बड़ी मैटर करेगी भाई, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर आप लिखोगे, इट कम्स आउट टू बी माइनस Q E डॉट dl। और यहां पे अगर Q नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये तो जो पॉइंट चार्ज पहले रखा हुआ था कैपिटल Q, ये तो वो वाली फील्ड है ना, तो उसकी जो पोलैरिटी है वो नहीं आएगी। जरा समझिए, यहां पे कोई Q चार्ज रखा हुआ है,
इस क्यू की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप हुई है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस क्यू की वजह से, इसका मतलब इस क्यू की पोलैरिटी जो है वो नहीं लिखेंगे। अगर ये माइनस क्यू है तो ई की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी भाई, तो इसकी जो पोलैरिटी है वो पिक्चर में नहीं आएगी, इसकी पोलैरिटी डायरेक्शन में, ई की डायरेक्शन में आ गई है। बट ये जो क्यू है जो अलग से आप टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हो अपनी पॉकेट में, ठीक है, अगर वो नेगेटिव है तो यहां पर नेगेटिव रखेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, इसकी पोलैरिटी को लिखेंगे भाई, ये ध्यान देना, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये वर्क डन बाय मी आ गया है, और यू कैन से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया है। इस क्यू को बाहर भी निकाल सकते हो भाई, तो अगर आप क्यू को बाहर निकालोगे तो ये बन जाएगा, यहां से आप कह सकते हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल। अब ये वापस वही आ गया, देखो लाइन इंटीग्रल आ गया, ठीक है। ई डॉट डीएल जो है अभी अभी हम कर रहे थे ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमारी कंजर्वेटिव फील्ड होती है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हो। आपको समझ आएगा कि क्यों मैंने लाइन इंटीग्रल को इतना जोर दिया उसके ऊपर लास्ट एपिसोड में और आज के एपिसोड में भी, क्योंकि वो अल्टीमेटली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के साथ एसोसिएट होता है, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब चलिए जरा इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, इसको जरा समझते हैं और इसको जरा थोड़ा और गहराई से समझते हैं, इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं। जरा देखिए दोस्तों, सोचिए मेरे पास कोई सिस्टम है, वो खाली पड़ा है, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंफिनिटी से शुरू हो रहा हूं और यहां पे कोई लोकेशन है मेरे पास, ठीक है। ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आई कैप, जे कैप, के कैप। यहां पे मैं ओरिजिन मान लेता हूं, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, और यहां पे कोई इंफिनिटी अवे है ये पॉइंट। अब मैंने क्या किया, यहां पे कुछ भी नहीं था, इस स्पेस में सारा स्पेस खाली पड़ा था, कुछ नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे कोई कैपिटल क्यू उठाया अपनी पॉकेट में, ठीक है, अपनी जेब में कैपिटल क्यू लिया और उसको मैं यहां तक लेके आया। तो क्या मुझे कोई ऑपोजिशन फील होगी, कोई मुझे फोर्स फील होगा, क्या मैंने कोई वर्क किया? अगर मैं इस कैपिटल क्यू को अपनी पॉकेट में डाल के यहां पे लाऊंगा तो ना, कोई वर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कोई फील्ड ही नहीं है, अभी कोई पहले से कोई चार्ज था ही नहीं यहां पे। अगर पहले से कोई चार्ज था ही नहीं तो कोई मोशन तो हो रहा है इसका, मैं इसको चार्ज को लेके तो आ रहा हूं, बट अगेंस्ट द फील्ड नहीं ला रहा हूं, क्योंकि कोई फील्ड ही नहीं है यहां पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं था यहां पे। तो इसका मतलब जो पहला चार्ज जो आएगा और उसको आप यहां पे रख रहे हो, उससे आपने कोई वर्क नहीं किया, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि पहले एनर्जी जीरो थी और उसके बाद पहले जो चार्ज लेके आ रहे हो उससे भी एनर्जी जीरो ही रहेगी, कोई वर्क आपने किया ही नहीं, ठीक है। और आपने इस चार्ज को यहां पे रख दिया। पहला चार्ज लाने में कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होती आपकी, कोई वर्क डन आपका नहीं होता, सिस्टम की एनर्जी बढ़ती नहीं है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आया, ठीक है, क्योंकि आपने कोई वर्क ही नहीं किया पहला चार्ज लाने में। अब मान लीजिए आपने चार्ज को यहां पे रख दिया और अब आप क्या कर रहे हो, अब आप दूसरे चार्ज को लेके आ रहे हो, क्यू चार्ज को इंफिनिटी से, फिर से आप इंफिनिटी से लेके आ रहे हो क्यू चार्ज को। कहां पे लेके आ रहे हो? कुछ आर डिस्टेंस पे ला रहे हो, यहां से आर डिस्टेंस पे लेके आ रहे हो, इसको इंफिनिटी से अपनी पॉकेट में डाल के वापस आर डिस्टेंस पे ला रहे हो। लेकिन अब आपको वर्क करना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि अब आपकी इस कैपिटल क्यू की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है सिस्टम के अंदर, और आप क्या कर रहे हो, आप इस पॉजिटिव चार्ज को उसके पास में ला रहे हो, तो अगेंस्ट द फील्ड आप जा रहे हो, आपका मोशन है इस चार्ज का अगेंस्ट द अप्लाइड फील्ड। इसका मतलब आपको वर्क करना पड़ेगा इसको यहां पे लाने में, और जो आपको वर्क करना पड़ेगा उससे क्या होगा, इससे इस सिस्टम की, इस पूरे सिस्टम की, जिस सिस्टम में एक कैपिटल क्यू और एक स्मॉल क्यू है आर डिस्टेंस अवे, इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आपके इस सिस्टम की बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कितनी इंक्रीज होगी वो जरा देखते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी उसको मैं डी यू लिख लेता हूं, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगी, वो होगी क्यू ई डॉट डीएल और माइनस के साथ, ये होगी मेरी स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ई जो है वो मेरी क्या है बताओ जरा, अगर किसी भी रैंडम आर डिस्टेंस पे देखो, जनरल डिस्टेंस आर पे देखो, मैं आर नोट डिस्टेंस पे देखना चाहता हूं कि मैं क्यू चार्ज को आर नोट डिस्टेंस पे ला रहा हूं। तो एक काम करते हैं, पहले किसी जनरल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को देख लेते हैं, वो होगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। किसी भी जनरल आर डिस्टेंस पे, कोई भी आर डिस्टेंस ले लो ना, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू होगी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो डीएल की वैल्यू क्या होगी, डीएल भी आप जानते हो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, वो होगा डी आर आर कैप
प्लस आर डी फाई आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप, ये मेरा डीएल बनेगा। तो अगर मैं यहां पे ई डॉट डीएल की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा दोस्तों, इट कम्स आउट टू बी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर। ये मेरे पास ई डॉट डीएल आ जाएगा। तो ई डॉट डीएल को पुट कर देते हैं भाई यहां पे, ठीक है, क्योंकि मैं डीएल लेंथ चल रहा हूं ना, तो डीएल लेंथ अगर मैं चलूंगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास डी यू होगी। स्मॉल लेंथ चल रहा हूं तो स्मॉल ही तो पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आएगा, और वो कितना होगा, वो होगा माइनस क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर। ये मेरे पास स्मॉल लेंथ डी आर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई सेटअप हो रखी है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं क्यू चार्ज को लेके डी आर डिस्टेंस चल रहा हूं तो इतना मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा। अब अगर मैं इन्फिनिटी से आर नोट पे आ रहा हूं तो लिमिट लग जाएगी यहां पे, क्या दिक्कत है। तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई मैं अब इन्फिनिटी से आ रहा हूं, कहां पे बताओ, आर नोट पे, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट लगा देंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी एट आर नोट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। चेंज आ गया ना भाई, पोटेंशियल एनर्जी एट आर नोट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। इट कम्स आउट टू बी, इसको आप इंटीग्रेट कर दो भाई, माइनस क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, 1 बाई आर स्क्वायर डी आर, और इन्फिनिटी से आप आर नोट पे आ रहे हो। सही है भाई। तो अगर आप लिखोगे इसको तो आप कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी एट आर नोट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू, ये आपका बन जाएगा क्यू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक माइनस पहले से बाहर है, 1 बाई आर नोट को इंटीग्रेट करोगे तो मेरे ख्याल से बनेगा माइनस 1 बाई आर, ठीक है। तो माइनस 1 बाई आर है तो एक माइनस पहले से है, तो प्लस 1 बाई आर आ गया यहाँ पे, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 1 बाई आर नोट माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, ये बन जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी एट आर नोट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी कम्स आउट टू बी क्यू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नोट। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इतना पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आएगा, ठीक है, इतना पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आएगा। अगर आप इन्फिनिटी से आर नोट डिस्टेंस पे चार्ज को लेके आ रहे हो तो इतना वर्क आपको करना पड़ेगा, इतनी आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी, और यही एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यही एनर्जी सिस्टम की एनर्जी में चली जाएगी। इसका मतलब इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें इतना बदलाव आ जाएगा। अब अगर मैं इन्फिनिटी को रेफरेंस मान लूं, रेफरेंस का मतलब इस पॉइंट की एनर्जी को, जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे है, सोचिए जब ये इनफाइनाइट पे है क्यू चार्ज इस कैपिटल क्यू से, तो मैं मान रहा हूं कि सिस्टम की जो एनर्जी है वो जीरो है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, जब इनके बीच इनफाइनाइट डिस्टेंस थी तो उसको मैं रेफरेंस ले रहा हूं, उसको मैं जीरो मान रहा हूं, 0 जूल मान लेता हूं, इसको मैं रेफरेंस की तरह यूज कर रहा हूं, इसको मैंने रेफरेंस मान लिया है, ठीक है। तो वहां पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लूं तो आर नोट तक लाने में जो पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव होगा वो ये होगा। इसका मतलब ये क्या बन जाएगी फिर, अगर मैं इसको 0 मान लूं, इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी उसको रेफरेंस की तरह ले लूं, उसको अगर मैं 0 मान लूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पोटेंशियल एट आर नोट, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो आर नोट पे है वो आ जाएगी क्यू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नोट। तो इसका मतलब ये इस पॉइंट जब आपका चार्ज यहां पे आ चुका होगा तो इस सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, जब आर नोट डिस्टेंस पे चार्ज आ चुका है तब इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ये है, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। लेकिन ये तब है जब आप इन्फिनिटी पे क्या मान रहे हो, 0 मान रहे हो। ध्यान रखिएगा, इन्फिनिटी को आप रेफरेंस की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। हर केस में आप इन्फिनिटी को रेफरेंस की तरह नहीं ले पाओगे कि भाई आप बोलो कि इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मेरी 0 है, हर केस में आप ऐसा नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 मिनट के लिए आगे चल के मैं बताऊंगा वो सिचुएशन जहां पे आप नहीं कर पाओगे, फिलहाल बस आप इतना ध्यान रखिए कि अगर आपको इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ठीक है, तो उसको अगर आप रेफरेंस ले लेते हो, रेफरेंस का मतलब 0 पोटेंशियल एनर्जी उसकी ले लेते हो वहां पे, जब ये इन्फिनिटी पे था ये चार्ज तो इस सिस्टम में कोई एनर्जी स्टोर नहीं थी जब ये चार्ज इन्फिनिटी पे था। तो इसका मतलब इन्फिनिटी को मैं रेफरेंस मान रहा हूं, रेफरेंस का मतलब 0 जूल मान रहा हूं।
तो अगर फिर आप आर नॉट डिस्टेंस पे ला रहे हो तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आएगा वो ये आएगा। और क्योंकि ये आपका रेफरेंस जीरो पे था, आपने इसको जीरो ले लिया है, इसको रेफरेंस को आप जीरो मान चुके हो, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो आंसर है इसको आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हो, या आप कह सकते हो कि जब मेरा चार्ज स्मॉल क्यू जो है वो आर नॉट डिस्टेंस पे था तो उस टाइम जो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो ये है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन इसको आप तभी ये बोलोगे कि भाई आर नोट, अगर ये स्मॉल चार्ज क्यू जो है ये आर नोट डिस्टेंस पे है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ये है। अगर मैं इंफिनिटी पे क्या मानूं, जीरो मान लूं, तो इंफिनिटी को अगर मैं रेफरेंस मान लूं तो फिर आर नोट डिस्टेंस पे अगर आप इस चार्ज को लेके आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी सिस्टम में वो ये होगी। ठीक है, इसका मतलब एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है सिस्टम में। क्या इस पोटेंशियल एनर्जी को आप निकाल सकते हो? ये कंजर्वेटिव है भाई, आप इसको निकाल नहीं पाओगे। जैसे अभी देखो मैं बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूं, मैं 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पे हूं, तो अब जरा सोचिए मेरे पास एक पोटेंशियल एनर्जी है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है मेरे पास, तो क्या मैं फील कर पा रहा हूं कि मेरी कोई एनर्जी बढ़ गई है? नहीं, उल्टा मैं वो नीचे से ऊपर आऊंगा तो मुझे ये फील होगा कि यार मैं तो, मेरी तो एनर्जी खत्म हो गई सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते। लेकिन फिजिक्स कहते हैं कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, mgh, आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई है, लेकिन आपको फील तो नहीं हो रहा कि आप ज्यादा एनर्जेटिक हो गए हो, ऐसा तो फील नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है। समझिए, ये वो फील्ड है जो कंजर्व है सिस्टम के अंदर। आप उसको यहां पे फील नहीं कर पाओगे, ऐसे फील नहीं कर पाओगे जब आप h हाइट पे खड़े हो, तो वो सिस्टम के अंदर कंजर्व है। आप उसको निकाल के अपने अंदर नहीं डाल सकते हो इस तरह से, समझ रहे हो, कि आपके बॉडी के अंदर आपको फील होगी भाई मेरी एनर्जी तो बहुत ज्यादा हो गई है, ऐसा नहीं होगा। वो कंजर्व है, वो सिस्टम के अंदर कंजर्व है। एग्जैक्टली ऐसे ही है यहाँ पे, ये जो एनर्जी है कंजर्व है। ये जब आप क्यू चार्ज को यहाँ पे लेके आओगे तो उस टाइम जो एनर्जी सिस्टम के अंदर आएगी वो वाली एनर्जी है। तो मुझे उम्मीद है आपको एक कंसेप्ट जो है समझ आया कि हम पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को हम कैसे देखते हैं और रेफरेंस को हम कैसे लेते हैं। जनरली जो फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उस केस में आप इंफिनिटी को रेफरेंस मान सकते हो। इंफिनिटी पे अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसकी वजह से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कोई, आप मान सकते हो कि उस चार्ज की वजह से कोई एनर्जी में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, इंफिनिटी पे अगर है कोई चार्ज तो इंफिनिटी को आप रेफरेंस की तरह ट्रीट कर सकते हो अगर यहाँ पे फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो। बट अगर इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में इंफिनिटी को रेफरेंस लेना खतरनाक होगा, आप नहीं कर पाओगे उससे। मैं बताऊंगा ऐसे कौन सी सिचुएशन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं जरा एक स्टेप और आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं और वर्क डन बाय मी और यू कैन से वर्क डन बाय यू हम कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, यहां पे वर्क डन बाय फील्ड जो है, अगर आप इसको इसके पास में लेके आ रहे हो चार्ज को, ठीक है, तो वर्क डन बाय फील्ड जो है वो नेगेटिव है, ये ध्यान रखिएगा। तभी तो मेरा वर्क डन पॉजिटिव हुआ, क्योंकि जो वर्क डन बाय फील्ड होगा उसका ऑपोजिट है मेरा वर्क। अगर आप इस क्यू चार्ज को इसके पास में लेके आ रहे हो तो फील्ड का फोर्स तो उल्टा लग रहा है ना, और आप उसको ऑपोजिट की तरफ आ रहे हो। फील्ड का फोर्स इस तरफ लग रहा है रेडियली आउटवर्ड, और आप आ रहे हो रेडियली इनवर्ड। तो वर्क डन बाय फील्ड नेगेटिव होगा, तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव और ला जाएगा और उससे मेरा बन जाएगा वर्क डन बाय मी, क्योंकि वर्क डन बाय मी जो होगा वो वर्क डन बाय फील्ड का ही नेगेटिव होता है। अब वर्क डन बाय फील्ड ऑलरेडी नेगेटिव है, उसके आगे एक और एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाओगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब वर्क डन बाय मी मेरा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया। तो हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को देखा कि कैसे हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को निकालते हैं। अब एक और चीज जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास एक चार्जेस का सेटअप है, सोचिए यहां पे कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले रहा हूं, ये आई कैप मान लो और ये जे कैप मान लो, फाइनाइट चार्ज डिस्क्रीट चार्जेस दे रखे हैं। यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे मेरा 2q है, ठीक है, यहाँ पे मेरा मे बी -q है, ठीक है, ये मेरा 0 0 है, ये मेरा 1,0 पोजीशन है, और ये है मेरा 1,1, ठीक है, ये पोजीशन दे रखी है। आपको बताना है इस सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये आपको बताना है। तो पहले एक बार बेसिक रूल से चलते हैं और उसके बाद फिर हम इसका एक आसान तरीका भी ढूंढेंगे। यहाँ पे डिस्क्रीट चार्जेस रखे हैं, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, फाइनाइट चार्जेस है। ठीक है,
तो जरा देखिए दोस्तों कैसे हम इस सिस्टम की एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करें। सबसे पहले आप इस चार्ज को लेके आओ। मान लो सिस्टम पूरा खाली पड़ा था, कुछ नहीं था, इन्फिनिटी को आपने रेफरेंस ले लिया, ठीक है। इन्फिनिटी से पहले आपने क्यू चार्ज उठाया और क्यू चार्ज को आप यहां से उठा के ओरिजिन पे ला रहे हो। तो क्या यहां पे आपको कोई वर्क डन करना पड़ा? कोई चार्ज पहले से था ही नहीं, कोई भी एक एक चार्ज को लेके आ रहे हो इन्फिनिटी से। तो पहले केस में जब आप यहां से इन्फिनिटी से इस चार्ज को यहां पे लेके आओगे, आपने कोई वर्क नहीं किया क्योंकि फील्ड थी ही नहीं किसी की, वर्क डन आपने किया ही नहीं। तो पहले चार्ज को लाने में आपका वर्क डन हुआ 0, वर्क डन बाय यू इज 0। नेक्स्ट आइए अब अगला, अब आते हैं 2q। अब 2q चार्ज को लेके आते हैं। अब 2q चार्ज है मेरे पास, लेकिन यहां पे q ऑलरेडी बैठा हुआ है, ध्यान रखना। 2q चार्ज को वापस यहां से यहां पे लेके आ रहे हो इस जगह पे। तो अब आपको वर्क करना पड़ेगा, और जितना वर्क करोगे उतना सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। आपका वर्क पॉजिटिव है, ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव के पास में लेके आ रहे हो, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, रिपेल कर रहा है ना क्योंकि। तो अब आपको वर्क पॉजिटिव करना पड़ेगा, पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, और उससे सिस्टम की एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? जितना आपका वर्क डन होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। पहले 0 थी, अब आप इसको 2q चार्ज को यहां पे लेके आ रहे हो, तो कितनी एनर्जी आपकी होगी जरा देखो। तो आप ई डॉट डीएल से कर सकते हो, बट डायरेक्टली अगर आपको लिखना है तो आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, q अपॉन 4πε0 इंटू यहां पे क्या कर दो 2q कर दो, और डिवाइड बाय इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस 1 है, तो 1 लिख दो। आप बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया आपने? भाई अभी तो हमने डिराइव किया था। अगर कोई q चार्ज है यहाँ पे और उससे r नोट डिस्टेंस है, कोई q चार्ज को मैं और लेके आ रहा हूं, तो इससे जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो बनेगी वो क्या बनेगी? वो बनेगी QQ डिवाइड बाई 4πε0 r0, ये बनेगी। अगर इन्फिनिटी से इस चार्ज को यहां पे लेके आ रहा हूं तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, इतना वर्क करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो इतनी एनर्जी में बदलाव आ जाएगा सिस्टम की। पहले 0 थी, इतनी एनर्जी और आ गई सिस्टम के पास, ठीक है। तो ये सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई। अब आइए तीसरा, अब ये 2 चार्ज पहले से प्रेजेंट है, ध्यान रखिएगा, ये 2 चार्ज पहले से प्रेजेंट है। अब आइए तीसरा कौन सा है? -q। अब मैं -q चार्ज को यहां पे ला रहा हूं, तो अब ध्यान से देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस -q चार्ज को ये भी अपनी तरफ खींच रहा है और ये भी अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं। फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है इस पे, इस -q चार्ज से फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, और डीएल भी मेरा अंदर की तरफ ही है। तो वर्क डन बाय फील्ड पॉजिटिव हो जाएगा, वर्क डन बाय मी नेगेटिव होगा, वर्क डन बाय मी नेगेटिव होगा। इसका मतलब इससे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो घट जाएगी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय मी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, वर्क डन बाय मी इज नेगेटिव नाउ। तो वर्क डन बाय मी क्योंकि नेगेटिव हो गया, तो सिस्टम की जो एनर्जी है वो घट जाएगी। दूसरी बात, यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे और एक इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेंगी, और दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क आएगा वो नेगेटिव आएगा। पहले इसकी वजह से देखते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से आपका जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। और वो कितना आएगा? Q इंटू इस Q की जगह नेगेटिव Q रख दो भाई, ये तो सेम ही रहेगा ना सब कुछ, बस Q की जगह नेगेटिव Q आ जाएगा, सिंपल यार, ठीक है। Q इंटू -q डिवाइड बाई 4πε0, और ये डिस्टेंस देख लो कितनी है, ये डिस्टेंस है √2। ये तो इस चार्ज की वजह से हो गया। अब इस चार्ज की वजह से भी बताओ, इस चार्ज की वजह से क्या होगा बताओ जरा? 2q इंटू -q डिवाइड बाई 4πε0 इंटू 1, ये इसकी वजह से हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो सिस्टम की। अब ये आपको अगर नहीं समझ आया ये तरीका, तो बड़ा आसान तरीका है, आप उसको सिंपल इस तरह से याद रखिए। और वो क्या तरीका है जरा देखिए, वो क्या तरीका है उसको जरा देख लीजिएगा। सोचिए मेरे पास ऐसे चार्जेस रखे हुए हैं, Q1, Q2 एंड Q3। मान लीजिए ऐसे 3 चार्जेस हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये है R12, ये R23 एंड ये R31, और आपको बताना है सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, आपको अगर ये निकालना हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, तो आप इसको इजीली कैसे कर सकते हो जरा देखो। आप 2-2 के पेयर बना दिया करो, 2-2 के ग्रुपिंग बनाओ, ठीक है। डिस्क्रीट चार्जेस के केस में बता रहा हूं भाई मैं आपको। तो आप बताओ, अगर मैं Q1 को देखता हूं तो Q1 के साथ एक Q2 का ग्रुप बनेगा और Q1 के साथ एक Q3 का ग्रुप बनेगा, ठीक है।
तो Q1 के साथ जब आप Q2 का ग्रुप बनाओगे तो उनके बीच डिस्टेंस R12 है, तो सीधा सीधा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 लिख दो, प्लस Q1 के साथ Q3 का अगर लिखोगे तो क्या बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 माफ कीजिएगा R13 या 31 लिख दो, एक ही बात है, 31 बोलो या 13 बोलो एक ही बात है ना। तो Q1 का हमने ग्रुप बना दिया दोनों के साथ। अब आइए Q2 का, तो Q2 का ग्रुप Q1 के साथ बनेगा और Q2 का ग्रुप Q3 के साथ बनेगा, लेकिन Q2 का ग्रुप Q1 के साथ तो पहले ही आ चुका है ना यार, इसको दोबारा मत बनाइए, ठीक है, ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको छोड़ दीजिए, केवल आप क्या लीजिए Q2 एंड Q3 को लीजिए। तो Q2 Q3 डिवाइड बाई क्या करोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका क्या हो जाएगा बता जरा, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी R23, ये आपका 2 और 3 हो जाएगा। अब आइए 3 का, तो Q3 का Q1 के साथ बनेगा एक ग्रुप और Q3 का Q2 के साथ बनेगा। अब Q3 का Q1 के साथ ऑलरेडी आ चुका है, कॉम्बिनेशन बन चुका है, ठीक है, और Q3 का Q2 के साथ भी कॉम्बिनेशन बन चुका है, तो इसका मतलब ये दोनों को ही हटा दो, ऑलरेडी आ चुके हैं दोनों। तो ये मेरे पास क्या होगा, एनर्जी स्टोर होगी सिस्टम के अंदर, ठीक बात है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। इनमें से कोई भी अगर नेगेटिव है तो उसकी जगह नेगेटिव रिप्लेस कर दो, अगर Q1 नेगेटिव है तो Q1 को नेगेटिव कर दो, Q3 अगर दोनों नेगेटिव है तो दोनों को नेगेटिव कर दो, ये पॉजिटिव बन जाएगा फिर, ठीक है। इसमें साइन लेना होगा चार्ज का, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं लेते, इलेक्ट्रिक फील्ड का जब मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं तो उसमें साइन को नहीं लेते, जो चार्ज पहले से वहां पे फिक्स बैठा हुआ है उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में साइन कवर हो जाएगा। अगर आप पूरे डेरिवेशन में जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप लिखोगे तो उसमें आपको साइन को कंसीडर नहीं करना है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हो ना यहाँ पे तो इसमें आपको साइन लेना होगा। मतलब अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे Q1 की जगह नेगेटिव कर दो, अगर Q1 एंड Q3 दोनों नेगेटिव हैं तो यहाँ पे दोनों को नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे Q3 का नेगेटिव आएगा। तो जितने नेगेटिव चार्ज उनको नेगेटिव रख दो भाई, जितने पॉजिटिव उनको पॉजिटिव रख दो, सिंपल। ये बड़ा आसान तरीका है। इस तरीके से आप सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकते हो कि इस सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। यहाँ पे चार्जेस के साइन को भी आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो आई है या वर्क डन बाय मी आया है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इतना जूल का वर्क डन हुआ है, स्केलर है, स्केलर है तो साइन को कंसीडर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस चीज को समझिए भाई कैसे हम देखते हैं। इसी को अगर मैं एक जनरलाइज तरीके से लिखूं, अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं, तो सोचिए किसी सिस्टम में टोटल मेरे पास ऐसे Q3 Q4 अप टू Qn चार्जेस रखे हुए हैं, सोचिए ऐसे Qn चार्जेस है और मैं देखना, और डिस्क्रीट चार्जेस हैं, मैं देखना चाहता हूं कि आपका जो एनर्जी स्टोर्ड है सिस्टम के अंदर वो कितनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे समेशन लगाना पड़ेगा, और बल्कि डबल समेशन लगाना पड़ेगा। जरा देखिए Qi Qj डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rij, ये लगाना पड़ेगा भाई। I इज नॉट इक्वल टू J, I फ्रॉम 1 टू N एंड, या बल्कि J फ्रॉम 1 टू N एंड I फ्रॉम 1 टू N। I भी 1 से लेके N तक वेरी करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है ना, तो पहले 1 को उठा लो, I की वैल्यू 1 रखो और फिर J की वैल्यू को 1 के अलावा, मतलब J की वैल्यू जो है वो I के बराबर नहीं होनी चाहिए भाई, ध्यान देना, ठीक है। जैसे कि देखो अगर मैं I की वैल्यू को 1 रखूंगा तो ये बन जाएगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अब यहां पे क्या लिखोगे बताओ जरा, J की वैल्यू भी शुरू करो ना, I को तो 1 रख दिया आप आपने, I की पहले 1 वैल्यू ले लो, फिर J की वैल्यू 1 छोड़ दो, उसके अलावा रखो, तो J की वैल्यू क्या रखोगे, Q2 अपॉन R12 प्लस Q3 अपॉन R13, I की वैल्यू 1 है ना, J की वैल्यू बदल रही है, प्लस अप टू Qn अपॉन R1n। फिर आइए अब आगे आइए, अब J की वैल्यू, I की वैल्यू को 2 ले लो, अब I की वैल्यू को 2 लोगे तो J की वैल्यू क्या बनेगी, I की वैल्यू को अगर मैं 2 ले रहा हूं तो प्लस में अब आ जाओ, अब I की वैल्यू को 2 ले रहा हूं तो यहां पे Q2 हो गया अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आइए J को, अब J को लेना है तो J को क्या करना है, 1 से लेके N तक जाना है, लेकिन J की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए अब। तो अब बताओ ये बन जाएगा Q1 अपॉन R21, सही बात है भाई, I की जगह 2 हो गया ना, J की जगह 1 हो गया। अब आइए J की जगह 2 नहीं लेना है क्योंकि I की वैल्यू 2 ले ली ना अब आपने, तो I की वैल्यू अगर 2 ले ली तो J को 2 नहीं लेना है अब, ठीक है। तो अब 3 लीजिए फिर अपॉन R23, Q4 अपॉन R24 एंड सो ऑन, Qn अपॉन R2n। ऐसे फिर आप क्या करोगे, फिर आप आ जाओ I की जगह 3 ले लो, अगर I की जगह 3 लोगे तो क्या बनेगा बताओ जरा, I की जगह आपने 3 ले लिया, अब J की वैल्यू को 1 से लेके N तक चेंज करो और J की वैल्यू को 3 नहीं लेना है,
तो जे की वैल्यू को पहले 1 लो अपॉन R31, फिर जे की वैल्यू को 2 लो अपॉन R32, 3 नहीं लेना है भाई, ठीक है। फिर 4 पे आ जाओ अपॉन R34 प्लस अप टू अपॉन R3n, ठीक है भाई, ये आ जाएगा। ऐसे करते करते लास्ट तक अगर आप आओगे तो i की वैल्यू को n ले लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, i की वैल्यू को n ले लिया। अब j की वैल्यू को 1 से n तक चेंज करना है, बट j की वैल्यू n के बराबर नहीं लेनी है, ठीक है। j की वैल्यू i के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो आप बताओ, तो पहले मेरे पास j की वैल्यू को 1 ले लेता हूं अपॉन Rn1, फिर j की वैल्यू को 2 ले लेता हूं अपॉन Rn2, प्लस अप टू j की वैल्यू को n-1 लूंगा अपॉन Rn(n-1) लिखोगे। समझ आया भाई? j की वैल्यू को n नहीं लेना अब आपको, ध्यान दीजिए, ऐसे आप लिखोगे सबको। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पे क्या देखने को मिली है, इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिली है कि अगर आप इस पे फोकस करें 1 2 और 2 1, ये पहले ही आ चुका है, देखो ध्यान से, Q1 Q2 अपॉन R12, यहां से भी देखो Q1 Q2 अपॉन R12 आया है, 2 बार आ चुका है, जबकि 2 बार नहीं आना चाहिए था। हमें कॉम्बिनेशन बनाने, हमें परम्यूटेशन नहीं बनाने, ग्रुपिंग ऑलरेडी कवर हो चुकी है 1 और 2 की, फिर से आपने 2 और 1 की ग्रुपिंग ले ली। सिमिलरली 1 और 3 जो है 3 1 में फिर से आ चुका है, देखो यहाँ पे 3 1 और यहाँ पे 1 3, 2 बार आ चुका है, हर चीज 2 बार आ चुकी है यहाँ पे। तो इसलिए 1/2 और करेंगे यहाँ पे, क्योंकि डबल हो रखे हैं ये, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 1/2 और करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं 3 का लेता तो 3 में क्या करता, मैं पहले 1 2 1 3 की ग्रुपिंग बनाता, फिर 2 1 2 3 की ग्रुपिंग बनाता, फिर 3 1 3 2 की ग्रुपिंग बनाता। एक कोई भी ले लो, बाकी 2 के साथ ग्रुपिंग बनाओ, फिर दूसरा उठा लो, बाकी 2 के साथ ग्रुपिंग बनाओ, फिर तीसरा उठा लो, बाकी 2 के साथ ग्रुपिंग बनाओ। ऐसे ही करते ना। लेकिन इससे क्या होता, इससे ये 2 बार आ गए, 1 2 2 1 2 बार आ चुका है, देखो सेम ही चीज है ना, ये 1 3 और 3 1 ये भी आपके 2 बार आ चुके हैं। ऐसे 2 3 एंड 3 2 2 बार आ चुके हैं। तो ऐसे अगर आप एक को उठाओ, पहले आपने एक को सेलेक्ट कर लिया और फिर जे को बदल रहे हो सारे, फिर आप आई को चेंज करके फिर से जे को सारे ले रहे हो, फिर आई को चेंज करके फिर बाकी जे को सारों को ले रहे हो, तो इससे क्या होगा, इससे हर ग्रुप 2 बार कवर हो जाएगा, 1 2 एंड 2 1, 1 3 एंड 3 1, 2 3 एंड 3 2। तो इसलिए एक अलग से हाफ करना फिर बहुत जरूरी हो जाएगा। इस पॉइंट को समझिए। तो जब भी आपके डिस्क्रीट चार्जेस हों, डिस्क्रीट चार्जेस के केस में सिस्टम के अंदर जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो ये आएगी, और इन्फिनिटी पे आप रेफरेंस ले सकते हो। डिस्क्रीट चार्जेस के केस में इन्फिनिटी को आप रेफरेंस पोटेंशियल पे मान सकते हो, जीरो पोटेंशियल पे मान सकते हो, ठीक है। और आपकी जो सिस्टम की जो स्टोर्ड एनर्जी होगी वो ये होगी। आई होप आपको समझ आया कि कैसे हम डिस्क्रीट चार्जेस में पोटेंशियल एनर्जी को निकालते हैं, ठीक है, कि सिस्टम के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। अच्छा, इसमें आपका चार्जेस के साइन जरूर लेने हैं भाई, ये ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि ये एक स्केलर चीज होती है। जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन से जब आप इसको सोल्व कर रहे थे ना, जब आप बिल्कुल प्रूफ में आ रहे थे, तो जो चार्ज यहां पे पहले से आ चुका है उसकी वजह से आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते टाइम उस चार्ज का साइन नहीं लेते हैं, क्योंकि वो साइन उसकी डायरेक्शन में आ गया है। पॉइंट को समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन जब आप डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पे साइन लेना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में एक स्केलर क्वांटिटी है ये, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा इसके साथ, जब आप और क्वेश्चन करोगे ना तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो आज का जो एपिसोड है दोस्तों, इसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे डिस्क्रीट चार्जेस के केस में, और फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखेंगे कि अगर चार्ज मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी को निकालते हैं, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी उसको हम कैसे देखेंगे जब मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब। तो आज के एपिसोड में इतना ही करेंगे, अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।